हमारे परिवार में मेन जो काम है वो है पान का। तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट इसीलिए किया जा रहा है कि तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी जॉब लगेगी, देन तुमको घर बनवाना है। हम सारे ही लोगों ने लगभग जो मेन गेट होगा वो शायद 2 बार देखा होगा। एक बार जब हम जेई मेंस देने गए थे, एक बार जब हम जेई एडवांस देने गए थे। मैं टॉपर्स के साथ रहा हूँ, जो अपने स्कूल के टॉपर्स थे, अपने स्टेट के टॉपर्स थे, वो उन तक को मैंने डिप्रेस देखा। मैंने ओएमआर शीट में अपना रोल नंबर गलत फिल कर दिया। हेलो, मेरा नाम हिमांशु है और मैं उत्तर प्रदेश के एक ज़िले फर्रुखाबाद से आता हूँ। मैं एक जॉइंट फैमिली से आता हूँ, जहाँ पे लगभग जब मैं छोटा था तो उस घर में लगभग 60-70 लोग रहते थे। तो कभी भी मेरे को ऐसा माहौल नहीं मिला कि घर में कभी शांति रही हो। और हमारे परिवार में मेन जो काम है वो है पान का। हमारे पूरे शहर में छोटी-छोटी कई दुकानें हैं। तो जिस दुकान पे मेरे पापा बैठते हैं, उस पे पापा और ताऊ दोनों लोग साथ मिल के बैठते थे। सुबह जैसे ताऊ बैठते थे, दोपहर में पापा बैठते थे। तो हमारे घर का माहौल ऐसा कोई एजुकेशनली बहुत अच्छा नहीं था। लोग 10th बड़ी मुश्किल से ही करते थे और एक बार में अगर उन्होंने क्वालीफाई कर ली तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो ज़्यादातर लोगों का जो मेन फ़ोकस रहता था वो रहता था कि कोई छोटी-मोटी दुकान करके हम अपना गुज़ारा बसर करना। लेकिन मेरे पापा मतलब हमेशा उन्हें एजुकेशन का बहुत शौक़ था और वो अपने टाइम पे नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने हमको शुरुआत से ही रखा कि आपको हम अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। मेरा एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हुआ और वो वहाँ का एक जो एवरेज स्कूल्स होते हैं जिस तरह का, उस तरह का स्कूल था। बट मेरे को काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले वहाँ पे। और पढ़ाई के लिए मतलब शुरुआत में से मैं काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा जो बदतमीज़ बच्चे होते हैं, जो खुराफाती बच्चे होते हैं, जिसको स्कूल में जाते ही स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो मेरा अक्सर बचपन में मेरे को टाई से मेरी टीचर बांध देती थी गेट पे। मतलब मेरा एक दोस्त था, उसका भी नाम हिमांशु था, तो हम दोनों अक्सर वहीं पे खड़े रहते थे। फिर हमें पता चल गया कि टाई खोली भी जा सकती, तो हम खोल के फिर भाग जाते थे। तो ऐसे चलता रहा। मतलब पढ़ने में ऐसा नहीं था कि बहुत डम था, लेकिन ठीक-ठाक बच्चा था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक बार अच्छे से थोड़ी पढ़ाई हो गई और पोजीशन आ गई क्लास में, 3rd पोजीशन आई। तो मम्मी ने उस दिन घड़ी दिलाई, एक छोटी-सी घड़ी, पहले बेन 10 वाली चलती थी, तो वो वाली घड़ी दिलाई। तो मेरे को उस दिन ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अगर आप पढ़ अच्छे से रहे हो तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी सॉर्टेड रहेगी। मतलब घर वाले आपको आराम से चीज़ें करने देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में पतंगबाज़ी का बहुत शौक़ है। सारे लोग बहुत ज़्यादा पतंगबाज़ी करते हैं, मेरे को भी बहुत शौक़ था। फिर मैंने उस दिन से ऐसा बना लिया कि आपको बस नंबर लेके आने हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड बनी रहेगी। तो वहाँ से पढ़ने की थोड़ी जर्नी चालू हुई और फिर ऐसे टीचर्स भी मिलते गए। जैसे रागिनी मैम मिली, उन्होंने मेरे को सिखाया कि आप अपनी मेमोरी कैसे अच्छी कर सकते हो, है ना। उसका शिवानी मैम ने मेरे को इंग्लिश मजबूत करना सिखाया, क्योंकि पापा हमेशा ही बोलते थे कि अगर आपको अच्छा करना है ज़िंदगी में तो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करो और हमेशा फ्रंट सीट पे बैठो। मैंने बस वो से ब्लाइंडली फॉलो किया है और ऐसे जर्नी चलती रही। लेकिन जो हमारी फैमिली बैकग्राउंड था, हालांकि मेरे को कभी ऐसा अंदाज़ा नहीं हुआ, मतलब कभी पापा ने होने नहीं दिया कि हम लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं या सिर्फ पान की शॉप है। तो उन्होंने हमेशा ही रखा, उनका एक फॉर्मूला है कि स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, है ना। किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसे करके मेरा पूरा कॉन्वेंट स्कूल 8 तक का ही स्कूल था, 8 तक मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद के जो स्कूल्स थे वो काफ़ी महंगे स्कूल्स थे, मतलब उतना ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन पापा ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। लेकिन मेरे को पता था, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ अपनी फैमिली में, तो हमेशा से एक लोड होता है ना बड़े बच्चे के ऊपर, जो कि आपको घर बनवाना है। जैसे मेरे को बचपन से ऐसा बोला जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट इसीलिए किया जा रहा है कि तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी जॉब लगेगी, देन तुमको घर बनवाना है। इस तरह से पूरी मेंटलिटी रेडी करी गई। 9th क्लास में जब मैं पहुंचा तो मेरे दोस्त लोगों ने मेरे को बताया कि एक स्कूल होता है जवाहर नवोदय विद्यालय करके। अच्छा, मैंने कभी सुना नहीं था जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। मेरे दोस्त ने फॉर्म डाला था, मैंने उसी से मतलब एक अपना फॉर्म मंगवा लिया जवाहर नवोदय विद्यालय का, उसको भरा। जब घर पे बताया कि मतलब एक जवाहर नवोदय विद्यालय कोई सरकारी स्कूल है, उसमें मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोग ने बोला अरे ऐसे ही है, फालतू में गाँव में पढ़ने जा रहा है। सब ज़्यादातर घर वालों ने टांग खिंचाई करी। एक जॉइंट फैमिली में चलता है ये सब, नॉर्मल चीज़ है। फिर मैंने ऐसे ही मज़े में जवाहर नवोदय विद्यालय का टेस्ट दिया और नवोदय में जब मैं पहुंचा
तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी मेन बदलना चालू हुई। उससे पहले मैं एकदम जैसे जो चिल बंदे होते हैं, नीचे शॉर्ट्स पहनना, टी-शर्ट डाल के एकदम फ़ंकी लुक में, उस समय स्पाइक्स चलते थे तो स्पाइक्स हुआ करते थे। नवोदय में जाकर के मेरा इंटरेक्शन हुआ गाँव के बच्चों के साथ, क्योंकि नवोदय में ज़्यादातर जो सीट्स हैं वो गाँव की हैं। वहाँ पे गाँव के बच्चों से जब इंटरेक्ट किया तो मैंने ये चीज़ देखी कि गाँव के बच्चे की इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। नवोदय में जो 8th क्लास तक की एजुकेशन है वो आपकी हिंदी मीडियम है, जो हमारे ये बेल्ट के नवोदय हैं। तो मेरी मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बन गई क्योंकि मेरे को इंग्लिश आती थी। लेकिन मेरे को लगा इंग्लिश कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो आपको दिक्कत दे। लेकिन फिर जब पूरे गाँव के एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि इंग्लिश इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और धीरे-धीरे फिर मेरे को भी रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश इंडिया में एक स्किल है, ये सिर्फ़ एक लैंग्वेज नहीं है। तो फिर कई सारे दोस्त बने मेरे नवोदय में, और क्योंकि मैं शहर से आता था तो ज़्यादातर लोग मेरा मज़ाक उड़ाते थे, क्योंकि मेरे को ना कुछ पता था कि फार्मिंग कैसे होती है या आपके गाँव में किस तरह का कल्चर होता है। तो मेरा अक्सर मज़ाक उड़ता था कि तुमको ये भी नहीं पता है, तुमको वो भी नहीं पता है, और तमाम तरह के नाम भी रख दिए गए थे नवोदय में। लेकिन फिर धीरे-धीरे करके वहाँ पे काफ़ी टीचर्स का सपोर्ट मिला, और पहली बार मैं जैसे छुप के रहने वाले इंसानों में से हूँ, तो बहुत ज़्यादा छुप के रहता था। तो जब पहला यूनिट टेस्ट हुआ तो हिंदी के टीचर आए एकदम से, तो उन्होंने बोला कि अरे बेटा, ये हिमांशु चौरसिया कौन है? तो सारे बच्चे मेरी तरफ एकदम देखने लगे कि इसने ऐसा क्या कर दिया। और मेरे को भी, जब भी आपको कोई टीचर नाम ले लेना पहले पीरियड में आके, तो आपको डर ही लगेगा ऑब्वियसली कि कोई ना कोई तो कांड कर दिया है मैंने। तो उन्होंने बोला, अरे तुम्हारे पूरे पूरे में से पूरे नंबर आए हैं और तुमने अब की बार टॉप किया है क्लास में। तो वहाँ से अपनी रैपो बन गई और फिर 4 साल तक वो पूरी रैपो काम आई। और नवोदय से मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, क्योंकि हमारे टाइम पे मोबाइल्स और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। और हम नवोदय में आता था न्यूज़पेपर, सो मेरे को वहाँ से न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत लगी। देन नवोदय की लाइब्रेरी, मैंने ज़िंदगी में पहली बार लाइब्रेरी देखी थी, वहाँ पे बहुत सारी किताबें थी, और मेरा मतलब हमेशा साइंस को लेकर के, साइकोलॉजी को लेकर के रहा है। सो मैंने वहाँ से पढ़ने की आदत चालू करी। सो शुरुआत में हम लोग नॉर्मल छोटी-छोटी किताबें हफ्ते-हफ्ते में ख़त्म किया करते थे, लेकिन बाद में हम लोग धीरे-धीरे बढ़ते गए, फिर हम लोग पूरे नॉवेल्स जल्दी-जल्दी ख़त्म किया करते थे। और जब मेरा नवोदय में एडमिशन हुआ तब मेरे सामने एक शब्द आया था, आईआईटी। मतलब जब मैं और पापा पहली बार नवोदय गए थे, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था। एक तो था जहाँ पे टॉपर्स का नाम लिखा हुआ था, एक था जिस पे लिखा हुआ था कि ये लोग आईआईटी या एनआईटी में गए हुए लोग हैं। और ऐसे ही जो मेरा पहला दिन था तो मैं काफ़ी नर्वस था, मतलब घर छोड़ के आया था, रो भी रहा था। सो कुछ सीनियर्स ने मज़ा लेने के लिए मेरे को इवनिंग असेंबली में स्टेज पे भेज दिया कि ये हिमांशु अपना इंट्रोडक्शन देगा, अपने बारे में बताएगा। सो प्रिंसिपल सर ने बोला कि अपना नाम बताओ और क्या बनना चाहते हो ये बताओ। तो उससे पहले कभी कुछ सोचा नहीं था क्या बनना चाहते हो, अपन पतंगबाजी करके बहुत मस्त थे। तो फिर मेरे वैसे मन से ऐसे ही निकला कि आई एम हिमांशु चौरसिया एंड आई वांट टू बिकम एन आईआईटीएन। सो वहाँ से फिर आईआईटी के बारे में पता चला। उस नवोदय में काफ़ी क्रेज़ था आईआईटी को लेकर के, इंजीनियरिंग को लेकर के और डॉक्टर मेडिकल को लेकर के। सो फिर धीरे-धीरे एक्सप्लोर करना चालू किया, और फिर मेरे को पता चला कि जैसे मेरा कोर इंटरेस्ट भी मशीन्स के साथ है। जैसे मेरे को मशीन सही करना बहुत पसंद है, और मैं हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे होती है। फिर किसी ने बताया कि इंजीनियरिंग भी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो फिर मैंने ऐसे फिक्स कर लिया कि अपन को आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर के जाना है। हालाँकि वहाँ पे है नहीं, तो लेकिन मेरे को पता नहीं था वहाँ नहीं है। तो फिर धीरे-धीरे ये जर्नी चालू हुई आईआईटी को लेकर के। हमने अलग-अलग चीज़ें एक्सप्लोर करी, सीनियर्स ने बताया। तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेस कभी थे नहीं कि आपको कोई पूरी तरह से बता सके कि आईआईटी क्या है ना? अभी तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, तब नहीं था। तो हमेशा से इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते रहे। मैंने घर पे ऐसी ज़िद करी कि मेरे को 10th में आप कोटा भेज दीजिए, मेरे को आईआईटी की तैयारी करनी है वहाँ जाके। तो घर वालों ने भी पहली बार ही सुना था कि आईआईटी ऐसा कुछ होता है, और लेकिन उनका हमेशा ट्रस्ट रहा है मेरे ऊपर, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, चलो अच्छा भेजते हैं। लेकिन जब फ़ीस के बारे में सुना तो आपको पता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली, और उसको एकदम से पता चले कि हाँ, साल भर में 1.5-2 लाख रुपए किसी बच्चे पे खर्च होंगे, और अकेला बच्चा भी नहीं है, छोटे भाई-बहन भी हैं, उनकी फ़ीसेस भी भरनी है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा है, पापा ने बोला, अच्छा कोई स्कॉलरशिप नहीं होती है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर मैंने वो 10th वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया।
कि अच्छा ऐसा ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, अपन फंडामेंटली जैसे पढ़ा जाता है 11th भी अच्छे से करेंगे, 12th भी अच्छे से करेंगे, उसके बाद हम प्रिपरेशन कर लेंगे कोटा जा कर के। सो फिर हमारी 11th और 12th मैंने काफ़ी अच्छे से करी, और 12th में सबको ऐसा जैसे आप मतलब मेरे को भी बहुत भरोसा था कि अच्छे नंबर आएंगे, और अच्छे नंबर आए भी, हालांकि जितने बोर्ड में डिज़र्व करते थे काफ़ी अच्छे नंबर आए। फिर मेरी ज़िंदगी में एक और नया मोड़ आया। एक दक्षिणा फाउंडेशन करके एक NGO है जिसको मोनीश पावरा सर चलाते हैं, और मोनीश पावरा सर बहुत ही बड़े बहुत ही रिनाउंड इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया दक्षिणा फाउंडेशन, जिसमें पूरे देश से 120 के अराउंड बच्चे सेलेक्ट किए जाते थे, और उन बच्चों को पुणे में एक दक्षिणा वैली है जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी तक की सबसे खूबसूरत जगह अगर मैं कहीं रहा हूँ तो वो दक्षिणा वैली है। वहाँ पे चारों तरफ पहाड़ हैं, 4 झील हैं कैंपस के अंदर, और आपको एकदम वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसा IIT और NITs में भी नहीं है, उससे भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मेरे को दक्षिणा फेलोशिप मिली, जिसमें मेरे कई सारे दोस्त बने जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक हैं, और उसमें 2 बैचेस चलते थे, एक चलता था इंजीनियरिंग का, एक चलता था मेडिकल का। सो अभी मेरे कनेक्शन इतने बढ़िया बन गए वहाँ पे कि अभी मेरे दोस्त जो हैं पूरे देश में हैं, और वो बहुत बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज और बहुत बेहतरीन मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो दक्षिणा का एनवायरनमेंट ऐसा था कि दक्षिणा का जो 100 एकड़ का कैंपस था, उसमें हम सारे ही लोगों ने लगभग जो मेन गेट होगा वो शायद 2 बार देखा होगा। एक बार जब हम JEE मेंस देने गए थे, एक बार जब हम JEE एडवांस देने गए थे। सो जैसा एकदम डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट होता है, तो बिल्कुल वैसा एनवायरनमेंट था कि सुबह उठो, आप PT करो, देन आप अपने बेसिक पढ़ाई पे फोकस करो, आपके क्लासेस लगते थे, रिमीडियल क्लासेस लगते थे, वहीं पे आपको डिनर लंच, यहाँ तक कि उनकी फार्मिंग भी अंदर ही होती थी, तो हमें वही सब्जियाँ खानी पड़ती थी। अगर शलजम हुआ है तो शलजम खाना पड़ेगा, और अगर पालक हुआ है तो पालक खाना पड़ेगा। सो हम लोगों ने थोड़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ जी। लेकिन इस फेज़ के दौरान मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि होता क्या है ना, जब हम लोग ड्रॉपर होते हैं या इवन फ्रेशर होते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी नहीं होती है। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, शुरुआत में हमको लग रहा होता है कि अरे मैं 90 के 90 चैप्टर कर दूंगा, सारे एकदम फोड़ दूंगा, और मैं AIR 100 के अंदर लेकर के आऊँगा, मेरे को IIT बॉम्बे से नीचे कहीं जाना ही नहीं है ना, ऐसा सबके ड्रीम होते हैं। फिर धीरे धीरे चल के जब आप सिलेबस कवर करना चालू करते हो, तो आपको अपनी कमियां दिखना चालू होती हैं, अपनी खामियां दिखना चालू होती हैं। इसमें क्या होता है, कई सारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। जो दक्षिणा, जहाँ पे मतलब मैं टॉपर्स के साथ रहा हूँ, जो अपने स्कूल के टॉपर्स थे, अपने स्टेट के टॉपर्स थे, वो उन तक को मैंने डिप्रेस देखा है उस जर्नी के दौरान। यहाँ तक कि मेरा रूममेट जो है अंकित, वो कुर्सी पे सोया करता था, ताकि मतलब वो अपनी बॉडी को आराम नहीं देना चाहता था, ताकि वो बहुत ज़्यादा आराम करेगा तो सोता ही रह जाएगा, वो कुर्सी पे ही सो जाता था। बहुत सारे बच्चे क्लास में ही सोते थे। मैंने भी लास्ट टाइम तक आते आते अपना गद्दा हटा दिया था, ताकि बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में ना पड़े कि हम सो ही रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कई सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर मैंने ये सेम चीज़ जब मैं कोटा में गया, तो कोटा में तो मैंने इसको बहुत एक्सपोनेंशियली देखा कि वहाँ तो बच्चे ऐसे डिप्रेस, जैसे मुरझाया हुआ चेहरा लेके घूम रहे हैं। तो इस प्रिपरेशन के दौरान हमको बस इतना ज़रूर ध्यान रखना होता है कि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारे बस में, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, मेहनत करते रहनी है। जैसे अंकित का एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, तो अंकित केमिस्ट्री में बहुत कमज़ोर था। लेकिन उसने एक चीज़ जो पक्की कर रखी थी कि बस मेरे को मेहनत नहीं छोड़नी है, चाहे नंबर कैसे भी आए। अगर मैं 100 मतलब 120 में से 20 नंबर भी आए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेहनत करूँगा जो जो गलतियाँ कर रहा हूँ। उसने बहुत मेहनत करी, और बहुत अच्छी बात थी, वो IIT कानपुर में रहा। सेम मेरे साथ भी था कि आई वॉज गुड, कि सारी चीज़ें बैलेंस चल रही थी, और वहाँ पे एक स्पेशल बैच होता था, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो उन्होंने इस तरह से हमको ट्रीट किया। देन मेरा बहुत क्लियर माइंडसेट था कि अपना IIT में बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते थे उसमें हो जा रहा था। सो ये मेरी दूसरी गलती थी। ये आपको, जब तक आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर ले रहे हो, आपको रेस्टलेस हमेशा बने रहना है कि इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और बेहतर कैसे कर सकते हैं। सो जब मेरे टीचर्स ने भी, जब मैं जा रहा था देने पेपर, तो उन्होंने बोला कि तुम हो बहुत बढ़िया, लेकिन तुम केयरलेस इंसान हो, है ना, तो अपना थोड़ा ध्यान से पेपर देना। तो ठीक है, जो JEE मेंस का हम लोग पेपर देने गए, और मेरा सेंटर पुणे में ही पड़ा था। तो पुणे में पूरी मतलब मराठी बेल्ट है, इतना मेरे को समझ में भी नहीं आता था। सो जब मैं पेपर देने के लिए बैठा एग्ज़ाम सेंटर पे,
तो क्या हुआ कि किसी कारण की वजह से मैंने अपना OMR शीट चलती थी, अभी तो वो ऑनलाइन उन्होंने कर दिया है प्रोग्राम, लेकिन उस समय OMR शीट चलती थी, तो मैंने OMR शीट में अपना रोल नंबर गलत फिल कर दिया। और उस समय सीन ऐसा था कि उसके अलावा कोई मैंने कभी भरा ही नहीं। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि यार IIT तो हो ही जाना है अपना, तो JEE के अलावा कोई कभी भरा ही नहीं। सो वो पहली और आखिरी बार था किसी एग्ज़ाम में मेरे साथ कि जब मेरे हाथ काँप रहे थे और 1.5 घंटे तक मैं बिल्कुल सुन्न बैठा हुआ था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, या तो मैं पेपर फाड़ दूं कि, क्योंकि जब उन लोगों से पूछा वहाँ पर जो सेंटर पे आए हुए थे, जो सेंटर कोऑर्डिनेटर थे, तो उन्हें भी नहीं पता था कि अगर मतलब आपका रोल नंबर गलत फिल हो जाए तो उसका क्या करना होता है। मैंने उनसे बोला भी आप मेरे को दूसरा एग्ज़ाम पेपर दे दो, तो उन्होंने कहा वो तो एक बंदे पे एक ही आता है। तो ऐसे ऐसे करके 1.5 घंटे मैं बिल्कुल बैठा रहा। लेकिन फिर वही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है ना, कि बचपन से सीखा है कि नहीं यार कुछ तो करके दिखाना है ना, ऐसे ऐसे छोड़ना नहीं, हार के नहीं भागना है, ठीक है, आपको बस लड़के आना है, वो जीत और हार फिर बाद में देखी जाएगी। तो फिर ऐसा सोचा कि चलो इसे करके जितना होता है 1.5 घंटे में उतना करते हैं। सो फिर वो पेपर किया और उसमें काफ़ी सही नंबर आए। और बाद में मैंने टीचर्स से बात की, तो टीचर्स ने बताया कि अगर आप एप्लीकेशन दो CBSE को, उस समय CBSE करवाता था, अभी NTA करवाता है, तो CBSE को आप एप्लीकेशन दो तो आपके वो कॉपी मैनुअली भी चेक हो जाएगी। सो फिर वो कॉपी मैनुअली चेक हुई, उसके आधार पे फिर मेरे को मिला MNIT इलाहाबाद में बायोटेक्नोलॉजी, जबकि मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मेरे को IIT कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है। अब यहाँ से मेन जर्नी चालू होती है। जब पहली बार मैंने बायोटेक्नोलॉजी का नाम सुना कि बायोटेक्नोलॉजी जैसी कोई ब्रांच होती है, और फिर धीरे धीरे जब एक्सप्लोर करके पता चला कि इंजीनियरिंग में 55 से भी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। हम सब करना तो चाहते हैं इंजीनियरिंग, लेकिन हमें 5 से ज़्यादा ब्रांचेस नहीं पता होती हैं, है ना। तो इंजीनियरिंग में जब मैंने ब्रांचेस को देखा कि बायोटेक्नोलॉजी आपकी सेरामिक भी होती है, पेंट भी होती है, ऑयल भी होती है, सिविल होती है, तो इस सब को जब बच्चा पहली बार देखता है तो वो डर जाता है। और सिमिलरली मेरा ऐसे ही कॉलेज में भी एडमिशन हुआ। सो कॉलेज में जैसे कास्ट सिस्टम होता है ना, ऊंची जात नीची जात, वैसे भी कॉलेज में भी ब्रांच सिस्टम होता है कि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो आप बहुत अच्छे हो, राजा हो। आप बायोटेक्नोलॉजी वाले मतलब आपने कुछ नहीं किया, आप गलती से आ गए हो कॉलेज में। सो पहले साल ऐसा मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं वो डेवलप हो गया। मेरे को लगा कि मतलब कुछ खास मैं हूँ नहीं, ये लोग बहुत बढ़िया हैं। और ज़्यादातर बच्चे जो थे वो सब दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ तक कि कुछ दासा करके होता है उसमें अरेबियन कंट्रीज़, नेपाल से आते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल ही पूरा अलग होता है। अब और हम लोग जो Tier 3 सिटी से आते हैं, इनकी इंग्लिश हमें तो लगता है कि बहुत अच्छी है, लेकिन असलियत में बहुत अच्छी है नहीं। तो उन लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। फर्स्ट ईयर में बहुत मैं छुप के रहने लगा। 1-2 क्लब में भी मैंने ट्राई किया तो वो नहीं हो पाया वहाँ पे। फिर जब फर्स्ट टर्म ख़त्म हुआ तो मैं ऐसे कई सारे बच्चों से मिला जिनको ब्रांच की दिक्कत आई थी। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार इसको करना कैसे है, कैसे काउंसलिंग कैसे करी जाती है। सो एक कंपटीशन था कॉलेज में जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप का एक कंपटीशन था। उसमें आपको अपना कोई प्रोडक्ट बना करके बताना था कि आप अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो किसी चीज़ की। सो मैंने और मेरे रूममेट्स ने मिलकर चालू किया। जो एक प्लेटफॉर्म था छोटा सा जिसका नाम हम लोग रखा काउंसलिंग गुरुज। फेसबुक पेज से चालू किया था। तो फेसबुक पेज पे कई सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े। वहाँ पे हम लोग बच्चों की काउंसलिंग करते थे कि आपको नॉर्मली JEE और नीट में कैसे कॉलेज चुनने होते हैं, आप कैसे गलतियाँ करते हो। क्योंकि कई सारे मेरे दोस्त थे जिनको जो बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, बस एक गलती की वजह से उन्हें NIT पटना छोड़ना पड़ गया। NIT पटना छोड़ के वो एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में गए। सो ऐसी कई सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं काउंसलिंग में, हर साल गलतियाँ होती हैं, आज भी होती हैं। सो मैं मतलब अभी हम लोग काउंसलिंग गुरु शट डाउन कर चुके हैं, स्टिल मेरे पास अभी भी कॉल आता है क्योंकि गूगल पर नंबर पड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने समझा कि इंजीनियरिंग के कितने तरह के शेड्स होते हैं। फिर हम लोगों ने उस पर पूरे एक ऐप डेवलप किया, एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया कि आप इसको कैसे अच्छे से कर सकते हो। लेकिन वो मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी का पहला स्टेप था। वहाँ पे मैंने समझा कि लोग अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं तो लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। वहाँ पे मेरी जो दूसरी सीख थी कि क्या लोग उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं या नहीं। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम लोग तब तक किसी चीज़ का पैसा नहीं देते जब तक हमारे संग कुछ बुरा ना हो जाए।
सो मेरे को तब वहाँ पे पता चला कि ये विटामिन स्टार्टअप क्या होता है और पेन किलर स्टार्टअप क्या होते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर ना हमेशा से प्रेशर बनाया जाता है कि अगर आज पढ़ोगे नहीं तो ये हो जाएगा, है ना। तो हम लोग हमेशा से एजुकेशन को मतलब स्टडी को ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि ये एक काम है, इसको मतलब करने में मज़ा नहीं आता 1 घंटे 2। लेकिन जो मेरी जर्नी रही थी अभी तक के, जैसे टीचर्स मिले थे, जैसा मेरा एनवायरनमेंट रहा था, वो काफ़ी सपोर्टिव रहा था। मैं बहुत इस मामले में लकी था कि मेरा जो मतलब इंटरेस्ट था वो भी इंजीनियरिंग थी और जो मैंने फॉलो किया वो भी इंजीनियरिंग थी। मैं ऐसे बहुत सारे टॉपर बच्चों से मिला हूँ जो अपने स्टेट के टॉपर हैं, है ना, जिन्होंने ज़िंदगी में मचा रखा था, लेकिन उन्हें उनकी मतलब जो उनकी मोहब्बत थी वो इंजीनियरिंग नहीं थी, तो वो उनकी बैक लगती रहती थी, वो रूम पे पड़े रहते थे। तो एक ये चीज़ भी हमको कंसीडर करके चलनी चाहिए कि अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं करूँ। ऑप्शंस तमाम है, IIT इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, है ना। इंजीनियरिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। IITs NITs इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे क्रीम जाती है और उनका सोचने का तरीका अलग होता है, आपका माइंडसेट अलग ही खुलता है ना। आप लोग बोलते हैं ना कि आपके आसपास के जो 5 लोग हैं वो ही आपके बारे में पूरी तरह से डिसाइड करते हैं कि आप कैसे बनोगे। सो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, ठीक है, और वहाँ पे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जिनके संग आप रहते हो। वहाँ से सीनियर्स से इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ और करवाई जाती हैं। जैसे मैंने ड्रामा किया 4 साल, है ना, जो मैं शर्माता था कि कैसे किया जाए, मैंने नुक्कड़ किए हैं जहाँ पे आपको चौराहे पे जा कर के चीख के करना पड़ता है और वहाँ पे पूरी पब्लिक खड़ी होती है। नुक्कड़ की वहाँ से ऐसे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि ऐसे बोला कैसे जाता है। IIT आपके अंदर बहुत सारे नई नई चीज़ें डेवलप करती है, आपको जो दुनिया में होने वाला है उससे आपको अवगत कराती है, क्योंकि फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी फ्यूचर है। आप चाहे AI ML किसी की भी बात कर लें, टेक्नोलॉजी फ्यूचर है और हम सबको ही सीखनी पड़ेगी, चाहे आप। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उस तरह से फ्रेम किया गया है। जितने भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी फेज़ में हैं, उन्हें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है या कुछ भी है, आप ऐसा ज्ञान देने के पर्पज़ से नहीं, लेकिन आप नॉर्मल ट्राई करिए कि जितना आपको अच्छा लगता है वो चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए और उसको परस्यू करने की कोशिश करिए, है ना। और पेरेंट्स से भी यही रहेगा कि आप ज़बरदस्ती अगर आप किसी को धकेलोगे तो अपने सेम है, अपने आप को उस पोजीशन पर रख के देखिए कि अगर आपको भी किया गया होता तो कैसा आपको लगता, अगर आपसे कोई काम ज़बरदस्ती कराया जा रहा होता। सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने पास और हम लोग ही हैं, हम लोग बिल्कुल अलग कर रहे हैं। मैं अपने कॉलेज से बिल्कुल अलग कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, हालांकि मेरे को किसी भी MNC में जॉब मिल सकती है ना। तो उसको परस्यू करिए, क्योंकि शुरुआत में ड्रीम्स दिक्कत देते हैं बट आगे चल के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। और इसी के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी जैसे जो हमारा इनिशिएटिव है, आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं उसको परस्यू करिए और फाइनली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू।